दोस्तों, जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटी के कुछ ऐसे प्रश्नों को जो सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। क्लियर? ये किस पार्टी के सदस्य थे? लिबरल पार्टी के सदस्य थे। इन्हें याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्लियर है? ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके, 1886 में, 1893 में और 1906 में। ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। किस पुस्तक में दिया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया था। कहता है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान पर आधारित है। राइट। देखिए, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। भारत में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? 352, 356, 359 या 360? राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है दोस्तों। 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 352 के तहत। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? बिल्कुल राष्ट्रपति करता है और केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है? 3 बार। ठीक है। 1962 में चीन के साथ युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, 1975 में आंतरिक अशांति के कारण जो है। 1975 में आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, बिल्कुल आवश्यक है। पढ़ा लिखा हो, ये जरूर आवश्यक नहीं है। ठीक है। संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी आवश्यक है। देश का नागरिक हो, ये भी आवश्यक है।
तो राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए इस अनुच्छेद के तहत योग्यताएं दी गई है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 58 के तहत योग्यताएं दी गई है। इन योग्यताओं में उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली। दूसरा, उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, ये तीसरी योग्यता है। उन्हें भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद नहीं रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, संयुक्त बैठक को बुलाता है, ठीक है, कॉल करता है, क्लियर। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान यदि आपसे पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद में है, याद रखिएगा अनुच्छेद 108 में है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, ठीक है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करेगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे, ठीक है। और कब किया जाता है संयुक्त प्रावधान? जब दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो संयुक्त सत्र बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, क्लियर है। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। भारत में कौन सी संसदीय समिति का प्रायः प्रसिद्ध विपक्षी नेता प्रमुख बनाया जाता है? भारत में कौन सी ऐसी संसदीय समिति है जिसका प्रमुख जो है विपक्ष के नेता को बनाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। देखिए, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, ठीक है। और 1967 से यह परंपरा चली आ रही है दोस्तों कि समिति का प्रमुख जो है विपक्ष के किसी नेता को बनाया जाता है। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। देखिए, आपके कमेंट ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति भारत की संसद के पास है, ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार जो है संसद ऐसा काम कर सकती है, यानी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। वर्तमान में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 24, यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 159 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाया जाएगा, ठीक है। अगर मुख्य न्यायाधीश मौजूद न हो तब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कर लीजिए।
संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देखिए, अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। ठीक है। स्थापना किसके आदेश के द्वारा होता है? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हुआ है 28 मई 1990 को। ठीक है। उद्देश्य क्या है? राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट कर लीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन सुधारों से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, दिनेश गोस्वामी समिति का गठन कब किया गया था? 1990 में किया गया था। ठीक है। किस लिए किया गया था? चुनाव सुधारों के लिए गया था। समिति ने सुझाव दिया था कि चुनावी खर्चे के हिसाब के पुनर्गठन की जरूरत है ना। इस समिति के अनुसार सेना, अर्ध सैन्य कर्मियों, राजनयिकों और भारत से बाहर रहने वाले अन्य नागरिकों को प्रतिनिधि मतदान की अनुमति होना चाहिए। इसके अलावा यह सिफारिश की गई थी कि लोकसभा और विधानसभा के लिए सिक्योरिटी राशि कितना होना चाहिए? लोकसभा के लिए 5,000 होना चाहिए और विधानसभा के लिए 2,500 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए। और क्या सुझाव दिया गया था? उम्मीदवार को दो या दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। क्लियर? अगला सवाल कर लीजिए। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पद की व्यवस्था किस अधिनियम में सर्वप्रथम की गई थी? याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में की गई थी, है ना। अनुच्छेद 148 से 151 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों को परिभाषित किया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए स्वतंत्र भारत के पहले कैग कौन थे? बी नरहरि राव थे। ठीक है। चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था की संरचना किस स्तर पर आधारित है? देखिए, पंचायती राज्य व्यवस्था की संरचना किस स्तर पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर। पंचायती राज व्यवस्था की संरचना कैसी है? त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। राइट। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए, संविधान का 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने से संबंधित है। राइट। ये संविधान का 93वां संविधान संशोधन किया गया था, 2005 में किया गया था। ठीक है। और इसमें अनुच्छेद 15 में संशोधन किया और 27 में संशोधन किया गया। इसके जरिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। राइट। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की पहली बैठक यदि आपसे पूछ लिया जाए कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा पर हस्ताक्षर भी 24 जनवरी 1950 को ही किया गया था और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को।
जबकि आंशिक रूप से कब लागू किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट कर लीजिए। निम्न में कौन सा लक्षण अपने स्रोत से सुमेलित नहीं है? न्यायिक पुनरीक्षण ब्रिटिश परंपरा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, सही सुमेलित है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके अंतर्गत न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों का पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। राइट। चलिए दोस्तों, पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।